हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। कक्षा 12 रसायन विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक, वैद्युत रसायन का ये लेक्चर नंबर रहेगा चौथा। इससे पहले हम 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं। हमने चर्चा कर ली है कि वैद्युत रसायन क्या होता है, सेल क्या होते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, कैसे वर्क करते हैं, इनको लिखते कैसे हैं, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, सेल का विभव क्या होता है, वैद्युत वाहक बल क्या होता है, इन सबको हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। आई होप आप वो सब वीडियो देख चुके होंगे पहले ही। नहीं देखे हैं तो आपका जो आई बटन है उस पर दिए गए होंगे, तो आप उनको कवर कर सकते हैं। ठीक है, आज लेक्चर नंबर चौथे का हमारा टॉपिक रहेगा वैद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक, आज का टॉपिक क्या रहने वाला है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो लेक्चर शुरू करने से पहले आप दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए सभी तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेक्चर से जुड़ सकें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वैद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है? ठीक है, जब विभिन्न तत्वों को, चाहे वो धातु में हो या अधातु में हो, उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के मानों के आधार पर एक क्रम में रखा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, किसी का हम ई नॉट निकालें, ठीक है, और ई नॉट कौन सा? अपचयन वाला, रिडक्शन वाला। हमने बताया था मानक इलेक्ट्रोड विभव 2 होते हैं, एक होता है मानक अपचयन विभव और एक होता है मानक ऑक्सीकरण विभव। अपचयन विभव कब निकलेगा? जब हम अपचयन के आधार पर मानक कंडीशन पे किसी का विभव निकालेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष, तो वो कहलाएगा मानक इलेक्ट्रोड, मानक अपचयन विभव। तो हम अपचयन विभव का लें, सबका ई नॉट रिडक्शन लें और उसको क्या रखें? या तो बढ़ते क्रम में रखें या फिर घटते क्रम में रखें। ठीक है, तो जो एक सारणी बनेगी, जो श्रेणी बनेगी, उसको हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसको क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, समझ में आई बात? वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभवों के मानों के आधार पर एक श्रेणी बनाई है, उनको घटते या बढ़ते क्रम में लिखने पर। और ये कौन सा मानक इलेक्ट्रोड विभव लिया हमने? हमेशा कौन सा लेंगे? मानक अपचयन विभव लेंगे, ई नॉट रिडक्शन लेंगे। क्या लेंगे? ई नॉट रिडक्शन। ठीक है, तो उसको हमने क्रम में रख के एक सारणी बना ली, उसको हमने कहा मानक, उसको हमने कहा वैद्युत रासायनिक श्रेणी। तो उस श्रेणी को पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये लिए हैं धातु में लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, फेरस। फेरस के बाद क्या आ गया? ये आ गया आपका H2O। क्या आ गया? H2O। H2O के बाद कैडमियम, लेड, कोबाल्ट, निकेल, टिन। ठीक है, और फिर लेड। ठीक, उसके बाद आ गया हाइड्रोजन। क्या आ गया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद कौन से हैं? कॉपर, आयोडीन, फेरस। कौन सा? ये Fe ट्रिपल पॉजिटिव से Fe डबल पॉजिटिव जाएगा। ठीक है, Hg, Ag, फिर Hg, N2, Br2, O2, Cr2, Cl2, गोल्ड, मैग्नीज और ये फ्लोरीन। ठीक है, इनको हमने क्या किया? इनका मानक अपचयन विभव लिया। क्या लिया हमने? ई नॉट रिडक्शन लिया और उसको बढ़ते क्रम में रखा। किस क्रम में लगा? बढ़ते क्रम में। ठीक है,
हो सकता है सारणी आपको क्लियर नहीं दिख रही होगी, कोई बात नहीं, मैं इसका एक और स्क्रीनशॉट आपको अलग से लगा दूंगा या फिर आप अपने किताब से इसको नोट कर सकते हैं। तो लिथियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाया, लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, सॉरी त्याग नहीं, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके लिथियम बनाया, क्योंकि हमेशा अपचयन के आधार पर लेना है। किस आधार पर लेना है, अपचयन। इसका कितना हो गया, माइनस का 3.05। पोटेशियम का कितना हो गया, माइनस के 2.93। बेरियम का कितना हो गया, माइनस के 2.90। इस प्रकार से आपको याद रखने हैं। जैसे जिंक का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप जिंक याद रख लो, ठीक है, जिंक बहुत सारे सवालों में मिलेगा। वाटर का याद रख लो, ठीक है। उसके बाद आप हाइड्रोजन का तो 0 होता ही है, इसको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। कॉपर का याद रख लो, कॉपर का आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। कॉपर को याद रखने के बाद सिल्वर का बहुत पूछा जाता है, कई बार आपको सवालों में मिलेगा, तो सिल्वर का याद रख लो, ठीक। इस प्रकार से आप कुछ इनको याद रख सकते हैं, जो भी फ्रिक्वेंटली आएंगे वो धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, इसका आपको ऑर्डर याद रखना है, ठीक, कि ये सबसे पहले लिथियम पॉजिटिव, पोटेशियम, बेरियम, ठीक है, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, फेरस, ठीक है। यहाँ फेरस का कौन सा है, डबल पॉजिटिव से फेरस किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो इसका कितना है, माइनस 0.44, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा कैडमियम, लेड, लेड यहाँ क्या PbSO4 से क्या बन रहा है, Pb बन रहा है। जो ये वाला लेड है इसमें Pb डबल पॉजिटिव से Pb बन रहा है, तो दोनों में अंतर है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद फेरस आपको यहाँ भी मिलेगा, 2 जगह मिलेगा। यहाँ क्या है, ट्रिपल पॉजिटिव से डबल पॉजिटिव में जा रहा है फेरस, तो यहाँ भी आपको मिलेगा। तो अलग अलग कुछ एलिमेंट्स आपको 2 जगह मिलेंगे, जैसे Hg, तो यहाँ Hg डबल पॉजिटिव से किस में गया, सॉरी Hg सिंगल पॉजिटिव से Hg में गया, यहाँ Hg डबल पॉजिटिव से Hg में गया। यहाँ मर्क्यूरस था, यहाँ मर्क्यूरिक आयन था, ठीक। तो इस प्रकार से आपको कुछ डबल बार मिल रहे हैं, तो इसमें परेशान नहीं होना है कि एक ही मेटल 2 बार कैसे आ रहा है, उसका रिडक्शन किस टाइप से हो रहा है, उस बेस पर उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल आ रहा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव आ रहा है, उस आधार पर उसको क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। तो इस सारणी को आपको बना लेना है और कोशिश करो कि ये क्रम आपको याद हो जाए, ठीक है। अब इसके यूज क्या है वो हम याद कर लेते हैं, वो समझ लेते हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस इसके पूछ लिए जाते हैं, बोर्ड पेपर्स में कई बार इसके एप्लीकेशंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो वो हम समझ लेते हैं कि इसके जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी है, इसका अनुप्रयोग क्या है, कैसे इसको यूज करते हैं, कैसे इससे चीज़ें आसान बनेंगी, वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहला है, जो भी आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है मेटल्स का, धातुओं का धन विद्युतीय लक्षण, ठीक है। तो जिन धातुओं का ई नॉट जितना अधिक ऋणात्मक होगा, वे उतनी अधिक धन विद्युतीय होंगी, ठीक है, और आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, ठीक है। यानी कि जो ऊपर की ओर है आपके में, ऊपर की ओर है जो, उसमें क्या है, जो ई नॉट है, रिडक्शन है, वो क्या है, कम है, यानी कि ये क्या होंगी, अधिक धन विद्युतीय होंगी, ठीक है, अधिक धन विद्युतीय होंगी, ठीक। जैसे जैसे भी आप देख लीजिए, जैसे क्या है, पोटेशियम, सोडियम। लेकिन जो नीचे की ओर है, जो नीचे की ओर है, उनका ई नॉट रिडक्शन क्या होगा, मानक अपचयन विभव क्या होगा, अधिक होगा। जब अधिक होगा तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागेंगे, यानी कि वो क्या होगा, वो कम धन विद्युतीय होंगे, ठीक है। सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी। यानी कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीधे आपकी वैद्युत रासायनिक श्रेणी है, उसमें जो ऊपर की ओर जो धातुएं हैं, इसमें जो ऊपर की ओर धातुएं हैं, जैसे कि लिथियम, पोटेशियम, बेरियम है, ये धातुएं इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागती हैं,
यानी कि ये ज्यादा धन विद्युती है। लेकिन जो नीचे की ओर वहीं ये धातु है, जैसे आपका कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागती, यानी ये कैसी होती है, कम धन विद्युती होती हैं, लेस इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होती हैं। क्लियर। देन उसके बाद आते हैं विस्थापन क्रिया। विस्थापन क्रिया आपको पता है कि जो कहाँ है, ऊपर की ओर है, जो कहाँ है, ऊपर है, वो क्या करेगा, नीचे वाली को विस्थापित कर देगा। हाई स्कूल में भी आप पढ़ के आए हो, ठीक है। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वैद्युत रासायनिक सीरीज में ऊपर की ओर जो होता है, जैसे ऊपर कौन सा है, जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा लवण से। ठीक, समझ में आई बात। जैसे मान लो कैल्शियम है और मरकरी है, तो कैल्शियम क्या करेगा, मरकरी को डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन मरकरी कैल्शियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। क्लियर बात। दैन उसके बाद आते हैं केमिकल रिएक्टिविटी, रासायनिक क्रियाशीलता। ठीक है, तो जो ऊपर है धातु में वो अधिक क्रियाशील है, और जो नीचे हैं, जो नीचे हैं वो कैसी हैं, कम क्रियाशील है। ठीक है, नीचे कैसे हैं, कम क्रियाशील है, यानी कि क्रियाशीलता भी हम इससे डिफाइन करते हैं। वैद्युत रासायनिक श्रेणी से सबसे पहले हमने क्या सीखा, पहली बात क्या निकालते हैं, धन विद्युतीय लक्षणों की तुलना यदि करनी हो तो कर सकते हैं। जो ऊपर होगा वो अलग धन विद्युतीय होगा, जो नीचे होगा वो कम धन विद्युतीय होगा। विस्थापन यदि अब क्रिया समझनी है, तो यदि ऊपर है कोई धातु तो नीचे वाली धातु को उसके लवण से विस्थापित कर सकती है, लेकिन नीचे यदि कोई धातु है तो ऊपर वाली धातु को उसके लवण से विस्थापित नहीं कर पाएगी। ऊपर वाली धातुएं क्या होती हैं, अधिक क्रियाशील होती हैं, और जो नीचे लिखे गए एलिमेंट या जो धातुएं हैं वो कम क्रियाशील होती हैं। देन चौथे नंबर पे आ जाते हैं अपचायक क्षमता। ठीक है, तो अपचायक क्षमता क्या है, जो ऊपर की ओर है, जो ऊपर है, ऊपर की ओर है, उनकी अपचायक क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, और जो नीचे की ओर है उनकी अपचायक क्षमता क्या होगी, कम होगी। ठीक है, यानी कि जितना ई नॉट जितना कम होगा उतना अच्छा अपचायक होगा, क्योंकि उसका रिडक्शन उतना आसान, उतना उसका ऑक्सीकरण उतनी आसानी से हो जाएगा। ऊपर है जो धातु वो जल्दी इलेक्ट्रॉन त्याग रही है, मतलब उसका ऑक्सीकरण जल्दी हो रहा है, तो वो अच्छा अपचायक होगा। यदि कोई धातु नीचे है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं त्याग रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण कर रही है, तो उसका ऑक्सीकरण अच्छा नहीं होगा। वो क्या होगा, उसका ऑक्सीकरण अच्छे से नहीं हो रहा, उसका अपचयन अच्छे से हो रहा, तो वो क्या होगा, ऑक्सीकारक एजेंट अच्छा होगा। यानी कि यदि हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, अपचायक क्षमता की बात करें, तो जो ऊपर होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, और जो नीचे होगा वो कम होगा। लेकिन यदि उसी के कंपेयर में हम ऑक्सीडेशन क्षमता की बात कर लें, ऑक्सीकरण क्षमता की बात करें, तो जो ऊपर है वो क्या होगा, खराब ऑक्सीकारक है, कम है, लेकिन जो नीचे है वो क्या होगा, अच्छा ऑक्सीकारक होगा। यानी कि ऊपर की बात करें तो क्या होगा, ठीक है, कमजोर ऑक्सीकारक होगा। ठीक है, और यदि नीचे की ओर है तो क्या होगा, अच्छा ऑक्सीकारक होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, अपचायक कौन अच्छा होगा, जो ऊपर की ओर है वो अच्छा अपचायक होगा, क्योंकि उसका ऑक्सीकरण आसानी से हो जा रहा है। और ऑक्सीकारक कौन अच्छा होगा, जो नीचे की ओर है, क्योंकि उसका अपचयन आसानी से हो जा रहा है, तो वो अच्छा ऑक्सीकारक होगा। ठीक है, जिसका अपचयन जितना जल्दी होगा उतना अच्छा ऑक्सीकारक होगा, जिसका ऑक्सीकरण जल्दी होगा वो उतना अच्छा अपचायक होगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे धातु ऑक्साइड पर ताप का प्रभाव। ठीक है, तो जिसका ई नॉट रिडक्शन जितना ज्यादा होगा, ठीक है, वो उतने जल्दी क्या हो जाएंगे, वियोजित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वियोजित
हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात समझे, यानी कि जो नीचे हैं वो क्या होंगे, जल्दी टूट जाएंगे, गर्म करने पर जल्दी टूट जाएंगे। ठीक है, और जो ऊपर वाले ऑक्साइड हैं वो जल्दी नहीं टूटेंगे। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड जल्दी नहीं टूटेगा और सिल्वर ऑक्साइड क्या हो जाएगा, जल्दी टूट जाएगा। ठीक है, तो केमिकल सीरीज आपको याद रखनी है, ये आपकी केमिकल सीरीज है, इसको बना लेना है आपको किताब में, कॉपी में अपनी। उसके बाद इसके एप्लीकेशन आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, विकल्पों में भी आ सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर लगाने को भी आ सकता है कंपटीशन में, आप चाहे क्षमता का ऑर्डर लगाइए, आक्सीकार क्षमता का ऑर्डर बताइए। ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताइए, यानी कि उसको क्रम में लगाने में, घटता क्रम लगाना है, बढ़ता क्रम लगाना है, उसमें ये बहुत यूजफुल है। और इससे सवाल बनता ही बनता है कंपटीशन में भी और बोर्ड में भी, लगभग हर साल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से कवर कर लेना है। ठीक, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे नष्ट समीकरण, नष्ट इक्वेशन। कल हमारा टॉपिक क्या रहेगा, नष्ट इक्वेशन, यानी कि यदि किसी का सांद्रता स्टैंडर्ड नहीं है तो उसमें हम ई सेल कैसे निकालेंगे। ठीक है, या उसका हम सेल विभव कैसे निकालेंगे, वैद्युत वाहक बल कैसे निकालेंगे, उसको हम समझेंगे। ठीक है, उसका इलेक्ट्रोड विभव कैसे निकालेंगे, इन सब चीज़ों को हम कल सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। मिलते हैं कल अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।